हेलो दोस्तों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे क्लास 10th के नॉन हिंदी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव समथिंग 100 से 200 ऑब्जेक्टिव। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आशा कीजिए आपको नॉन हिंदी के किताब में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिर्फ इसमें हम लोग ओरल क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने की हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला चैप्टर, ठीक है। तो नॉन हिंदी का जो सबसे पहला चैप्टर है इसका नाम होगा तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, यदि कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और इसका लेखक होगा शंकर सारेंद्र, ठीक है। चलिए तो आप लोग रेडी है ना सुनाने के लिए। तो जिंदा है तो ... द्वारा रचित कविता है। सुबह शाम आकाश का रंग कैसा होता है, ठीक है। स्वराज का अर्थ क्या होता है, स्वराज का, ठीक है। तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर ... ला सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा। कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है, स्वाभिमानी होगा, ठीक है। तू जिंदा है तो ... किस विधा की रचना है, कविता, ओके, बहुत अच्छा है। कारवां को किसका इंतजार है, बहुत अच्छा। इस तरीका से आप लोग सही जवाब देते रहे, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा अध्याय पे आएंगे जिसका नाम होगा ईदगाह। और ईदगाह के लेखक कौन होंगे बताइए तो, ठीक है। आपका अगला सवाल आएगा ईदगाह का। ईदगाह कहानी के नायक कौन है, हामिद, ठीक है। ईदगाह कहानी के नायिका कौन है, ठीक है। हामिद कितने वर्ष का बालक है, 4 से 5, ठीक है। अगला सवाल आपका ये रहेगा, हामिद के पास कितने पैसे हैं, ठीक है। अगला रहेगा आपका, महमूद के पास कितने पैसा है, 12, ठीक है। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, बहुत अच्छा। नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल आपका ये रहेगा, हामिद मेले में क्या खरीदता है, अगला सवाल आपका ये रहेगा, नूरे क्या खरीदता है मेला में, वकील, बहुत अच्छा, नूरे वकील खरीदता है। अगला सवाल आपका ये रहेगा, महमूद मेला में क्या खरीदता है, नहीं, गलत बात। याद रखना, महमूद जो होता है ना सिपाही खरीदता है, महमूद क्या करता है, सिपाही, ठीक है। मोहसिन क्या खरीदता है, बहुत अच्छा। अगला सवाल आपका रहेगा, सम्मी क्या खरीदती है, बहुत अच्छा। अगला सवाल आपका ये रहेगा हाँ, तो अगला सवाल आपका ये रहेगा, कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, प्रेमचंद, बहुत अच्छा। अमीना अपनी कोठरी में बैठकर क्या कर रही है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग अब तीसरा अध्याय पे आएंगे जिसका नाम होगा क्रमवीर। क्या होगा, क्रमवीर। क्रमवीर का लेखक कौन है, अयोध्या सिंह, हाँ, उपाध्याय हरिओ, ठीक है। तो आपको बताना है क्रमवीर की विधा क्या है, बताइए, कविता, हाँ, क्रमवीर क्या है, एक कविता है, याद रखिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा, देख कर बाधा विविध बहु विघन घबराते नहीं, यह पंक्ति किस पाठ से उधर है, बहुत अच्छा। अगला सवाल रहेगा, सब जगह सब काल में कौन खिले पाए जाते हैं, बहुत अच्छा। अगला सवाल आपका रहेगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कविता कौन है, ठीक है। असंभव को संभव कौन बना देता है, बहुत अच्छा है। क्रमवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं, चांदनी, बहुत अच्छा। व्यक्ति की सफलता का निर्धारण कौन करता है, क्रम के प्रति निष्ठा, क्रम के प्रति निष्ठा, हाँ, इससे लोग सफलता पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं चौथा अध्याय पे जिसका नाम होगा बाल गोविंद भगत। आप लोग बताइए तो बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है, ठीक है। बाल गोविंद भगत की विधा का नाम क्या है, रेखा चित्र हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी है, 60, बहुत अच्छा, 60 से ऊपर है। बाल गोविंद भगत की प्रभात यहाँ कब शुरू होती थी, याद रखेंगे आप लोग, कार्तिकों में शुरू होती थी। बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे, हाँ, बहुत अच्छा। बाल गोविंद भगत पेशे से क्या थे, गृहस्थ थे, याद रखेंगे। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे, बहुत अच्छा। बाल गोविंद भगत की पतोह कैसी थी, बहुत अच्छा। बाल गोविंद भगत की पतोह कैसी थी, हाँ। अगला सवाल है, कलम का जादूगर किसका उपनाम है, बहुत अच्छा। बेटा या बेटे के मर जाने के बाद रोती हुई पतोह को, है ना, उनके पास जाकर बाल गोविंद भगत क्या कहते हैं, बिल्कुल, चुप हो जाओ, उत्सव मनाओ, है ना। अगला सवाल आपका रहेगा, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, सुस्त, हाँ, याद रखेंगे, सुस्त नहीं, हाँ, बिल्कुल, सुस्त होगा, क्या होगा, सुस्ती होगा। अगला सवाल आपका ये रहेगा, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी, 60, बहुत अच्छा। अगला सवाल रहेगा, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने किससे आग दिलवाई, अपने पुतों से आग दिलवा दी, बहुत अच्छा। तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगला अध्याय पे, 5वां अध्याय पे जिसका नाम होगा हुंड्रू का जलप्रपात। इसके रचनाकार का नाम क्या होगा, कामता प्रसाद सिंह काम। चलिए तो आपको बताना है हुंड्रू का जो जलप्रपात है इसकी विधा क्या है।
इसकी यात्रा हाँ, याद रखेंगे, यात्रा वृत्तांत होगा। चलिए तो हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, ध्यान से आप लोग सुनना, ठीक है। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा हुंड्रू का जलप्रपात डॉट 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 है। पूरा ऑप्शन सुनिए फिर आप लोग जवाब दीजिएगा। ऑप्शन ए में रहेगा न रांची का, न हजारीबाग का, न छोटा नागपुर का, और डी में रहेगा सबका। सभी का। बिल्कुल, हुंड्रू का जलप्रपात सबका है, ठीक है। अगला सवाल आपका ये रहेगा हुंड्रू का जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में है? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में होगा। लेखक के अनुसार छोटा नागपुर क्या है? स्वर्ग का टुकड़ा। स्वर्ग का एक टुकड़ा है। अगला सवाल आपका ये रहेगा हुंड्रू के जलप्रपात पाठ की विधा क्या है? यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये रहेगा हुंड्रू का जलप्रपात डॉट डॉट ऊंचा है, कितना ऊंचा है? 243 याद रखेंगे 243 फीट ऊंचा है। अगला सवाल आपका ये रहेगा हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है? झारखंड। झारखंड में हो जाएगा। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी डॉट डॉट होना चाहिए, महान होना चाहिए। अगला सवाल आपका ये रहेगा हुंड्रू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है? आप लोग नहीं, आदिवासी का क्या हो जाएगा? आदिवासी संस्कृति का। चलिए तो आप लोग का अगला अध्याय आएगा तो बच्चों आप लोग का अगला अध्याय आएगा छठा अध्याय, जिसका नाम होगा बिहारी के दोहे। तो बताइए इसकी रचनाकार का नाम क्या होगा? बिहारी। हाँ, बिहारी लाल। क्या होगा? बिहारी लाल। चलिए हम लोग इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो आप लोग बताने के लिए रेडी रहिएगा। बिहारी किस काल की कवि है? बिल्कुल रीतिकाल हो जाएगा, ठीक है ना। किसके दोहे गागर में सागर के समान है? बिल्कुल। नाम से बड़ा होता है क्या? बिल्कुल। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए प्रस्तुत पंक्ति उदत है, किस अध्याय से उदत है? बिहारी के दोहे से। बिल्कुल अच्छा है। तो अगला वीडियो आपका ये रहेगा बिहारी ने राधा नगरी किसे कहा है? श्री कृष्ण। बिल्कुल श्री कृष्ण को हो जाएगा, है ना। बिहारी के अनुसार रामू अर्थात भगवान कैसे प्रसन्न होता है? सच्चाई से। कैसे? सच्चाई से। बहुत अच्छा। तो चलिए अब हम लोग 7वां अध्याय में बढ़ेंगे, जिसका नाम होगा ठेस, और इसके रचनाकार का नाम क्या होगा? तो बताइए ठेस कहानी की विधा क्या है? कहानी। बिल्कुल। तो आपको बताना है ठेस कहानी के नायक कौन है? आपको बताना है ठेस कहानी के नायिका कौन है? बहुत अच्छा। अगला आपको बताना है, तो आपका अगला ऑब्जेक्टिव ये रहेगा शीर्षन को पान का बीड़ा किसने दिया? बहुत अच्छा। ठेस कैसी कहानी है? आंचलिक कहानी। कहाँ है? आंचलिक कहानी है। ठेस कहानी के लेखक कौन है? अगला रहेगा ठेस शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र कौन है? शीर्षन हो जाएगा। शीर्षन को लोग डॉट डॉट समझते हैं, क्या समझते हैं? कामचोर, चटोर, बेकार, बेकार सब समझते हैं, ठीक है ना, सब समझते, याद रखेंगे। अगला सवाल आपको ये रहेगा ठेस कहानी में कितने पात्र है? 7। याद रखना ठेस कहानी में 5 पात्र है, ठीक है। ठेस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? बिल्कुल। गांव के लोग शीर्षन को क्या समझते थे? हाँ, बेकार, बेकार का आदमी, कामचोर, चटोर सब समझते थे। अगला सवाल आपका ये रहेगा पंचानंद चौधरी किस टोले के थे? अगला सवाल आपका ये रहेगा लोग उसको बेकार ही नहीं डॉट डॉट समझते थे। बिल्कुल। अगला सवाल रहेगा मानू कौन थी? तो आप लोग याद रखेंगे कहानी, फिर सुनिए मानू कौन थी? कहानी की नायिका। कहानी की नायिका थी, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब आएंगे। चलिए बच्चों हम लोग बढ़ते हैं 8वां अध्याय पे, जिसका नाम होगा बच्चे की दुआ। तो आप लोग बताएंगे जरा बच्चे की दुआ के रचनाकार का नाम क्या होगा? चलिए तो हम लोग इसे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में बच्चे कैसी राह पर चलने की दुआ मांग रहे हैं? चलिए बिल्कुल नेक राह पे हो जाएगा। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जिन्नत, जिस तरह से फूल से होती है चमन की जिन्नत डॉट डॉट। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? अगला सवाल रहेगा बच्चे की दुआ के कवि कौन है? मोहम्मद इकबाल। ठीक है, बिल्कुल मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। तो अगला ऑब्जेक्टिव आप लोग का ये रहेगा अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क डॉट डॉट है या नहीं? कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अगला सवाल रहेगा मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, यह पंक्ति किस पाठ से उदत है? बच्चे की दुआ से, है ना, बिल्कुल। अगला सवाल ये रहेगा इकबाल की कविता का नाम क्या है? बच्चे की दुआ, ठीक है। अगला सवाल आपका ये रहेगा लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, यह जो पंक्ति है किस पाठ से ली गई है? चलिए तो हम लोग, तो चलिए बच्चों हम लोग बढ़ते हैं 9वां अध्याय की तरफ, जिसका नाम होगा अशोक का सहस्त्र त्याग। तो आप लोग बताएंगे इसके रचनाकार का नाम क्या होगा? चलिए बिल्कुल अच्छा है। तो आपको बताना है अशोक का सहस्त्र त्याग का विधा क्या है?
नहीं, एकांकी होगा। क्या होगा? एकांकी होगा। तो आपको बताना है अशोक का शस्त्र त्याग का नायक कौन है? नायक का नाम बताइए। अशोक। बिल्कुल। आपको बताना है अशोक का शस्त्र त्याग की नायिका का नाम पद्मा। बताइए। ठीक है। आपको बताना है कलिंग महाराज की, है ना, कन्या का नाम क्या था? पद्मा। यहाँ पे कन्या बोलेंगे तो मतलब उसकी लड़की का नाम बताना, उसकी बेटी का नाम क्या हो जाएगा? पद्मा। आपको बताना है अशोक के शस्त्र त्याग के अनुसार, है ना, उसमें कितने वर्ष तक युद्ध चलता है? 4 वर्ष तक चलता है। तो अगला सवाल आपका ये रहेगा बच्चों, पद्मा के ललकारने पर, है ना, अशोक क्या करता है? युद्ध छोड़ देता है। नहीं करता। बिल्कुल। अगला सवाल रहेगा कलिंग महाराजा की कन्या का नाम क्या था? पद्मा। ठीक है। अगला सवाल रहेगा बुधम शरणम गच्छामि, यह पंक्ति, ये जो मंत्र है कौन पढ़ता है? अशोक। बिल्कुल। अगला सवाल ये रहेगा शस्त्र त्याग करने के बाद अशोक कौन सा धर्म को अपना लेता है? बौद्ध धर्म। ठीक है। अगला सवाल आपका ये रहेगा अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ का मूल उद्देश्य क्या है? अहिंसा। हाँ, याद रखे ना, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है। अगला सवाल आपका ये रहेगा पद्मा कौन थी? कलिंग महाराज की पुत्री। तो याद रखेंगे कलिंग महाराज की पुत्री थी। ठीक है ना। अगला सवाल रहेगा मैं स्त्री का वध नहीं करूंगा, है ना, मैं स्त्री का वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसके द्वारा कहा गया? अशोक। ठीक है। अगला सवाल आपका ये रहेगा अशोक का शस्त्र त्याग किनकी रचना है? वंशीधर ठीक श्रीवास्तव। है। अगला सवाल आपका ये रहेगा कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? पद्मा। ठीक है। अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक का नाम क्या है? वंशीधर श्रीवास्तव। 4 साल से युद्ध के पश्चात कौन जीता नहीं जा सका? कलिंग। कलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलिंग। कलिंग हो जाएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, है ना। अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आएंगे तो प्लीज सब्सक्राइब भी करना। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैंने बहुत ही कम समय में 8-9 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बता दिया। ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग लाइक तो करना ही, और साथ में कमेंट एक प्यारा सा कर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।